जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए मूल विधि कंप्लीट कर रहे थे। दोस्तों मूल विधि में 7 से 8 क्लासें हो गई हैं, तो उनका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगा है यूपीएसआई 2025 के नाम से, जा करके आप उन वीडियो को अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग जनहित याचिका के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जितनी भी क्लासें हमारी होती हैं सारी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक होती हैं, इसमें कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज की क्लास हमारी है जनहित याचिका के बारे में। तो हम लोग इसका पहले बेसिक देखेंगे, बेसिक देखने के बाद एडवांस तक इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बेहतर क्लास है, आप जितनी मूल विधि कराएंगे आप एक बार उनको पढ़िएगा, इसके बाद आप क्विज टेस्ट कुछ भी लगाइएगा, आप देखेंगे कि हम 90% क्वेश्चन वहाँ से बिल्कुल अच्छे से समझ के हल कर रहे होंगे। बिल्कुल सरल भाषा में चीज़ों को बताने का प्रयास किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जितने लोग नए जुड़े हैं इस चैनल में वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी, उसके बारे में हम आपको बता देंगे। आप वीडियो देखिए, पीडीएफ आपको अभी हम बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं जनहित याचिका यानी पीआईएल के बारे में। क्वेश्चन काफ़ी इससे पूछा जाता है, एक तो क्वेश्चन इससे निकल के आ ही जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बीच में 7 से 8 दिन का गैप हो गया था, कुछ विशेष कारण थे, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई है। आप परेशान ना होइएगा, आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। अब चलिए देखते हैं जनहित याचिका के बारे में। तो क्या है जनहित याचिका? तो सबसे पहले, जैसे हम अपने अन्य वीडियो में भी सबसे पहले परिभाषा बताते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको कवर कराते हैं जो फैक्ट वाली हैं, तो इसमें भी वही होगा। जनहित याचिका यानी पीआईएल एक कानूनी कार्यवाही होती है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक हित की रक्षा की जाए और सभी को न्याय मिले। यानी कि जो जनहित याचिका होती है वो किस पे डिपेंड होती है? तो वो सार्वजनिक हित के लिए बात करती है। किसके? सार्वजनिक हित के लिए। अगर कोई निजी हित के लिए दायर करता है तो वो जनहित याचिका नहीं होती है। वो दायर क्या कर सकता है? वो सिर्फ याचिका दायर कर सकता है, याचिका कोर्ट में दायर कर सकता है, ना कि जनहित याचिका। अगर जनहित, जन का मतलब होता है लोग, लोगों के हित की अगर बात करी जाएगी तो उसको जनहित याचिका कहते हैं, पीआईएल कहते हैं। अगर सिर्फ अपने हित की बात करी जाएगी तो उसको याचिका कहा जाता है। अगर आप अपने निजी हित के लिए कोई कोर्ट में आप याचिका दायर करते हैं तो वो याचिका हो गई, और समाज के लिए, सार्वजनिक हित के लिए, सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए अगर आप ऐसा कदम उठाते हैं तो वो जनहित याचिका कहा जाता है। जैसे प्रदूषण हो गया, आतंकवाद से रिलेटेड हो गया, गरीबी को हटाने से रिलेटेड हो गया, इन सभी मुद्दों के लिए अगर आप न्यायालय में आप अगर याचिका डालते हैं तो वो याचिका कहलाती है जनहित याचिका। बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, आपने इसको अच्छे से समझ लिया कि याचिका और जनहित याचिका में क्या डिफरेंस होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि जो जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जनहित याचिका की शुरुआत अगर विश्व में देखा जाए तो 1960 में हुई थी, यूएसए यानी अमेरिका में। अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में। अगर भारत की बात करें तो जो 70 का दशक था, 1970 के बीच में लगभग इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जो ये डेवलपमेंट, जो ये अपने चरम सीमा पे पहुंच पाई, जो इसका विकास हुआ वो 80 के दशक में हुआ। किसके दशक में? 80 के दशक में इसका विकास माना जाता है। तो भारत में इसकी शुरुआत जो हो चुकी थी लगभग 70 के दशक में इसकी शुरुआत मानी जाती है। चलिए ये बात आप अच्छे से समझ गए। अगला हम लोग देखते हैं कि पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए फिक्स है। पूरा विधिवत इस सेशन को समझिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनेगा। जितना कंटेंट आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको खोज करके दिया जा रहा है, बस आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा, वरना हम बताएंगे तो आप पीडीएफ वहाँ से जाकर के इसके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट दिया गया तो न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने 1976 में दिया था। इसका जो कॉन्सेप्ट दिया किसने दिया? वी.आर. कृष्ण अय्यर ने दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने 1976 में दिया। केस क्या था? मतलब जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया तो कोई केस तो रहा होगा जिसको लेकर के ये कॉन्सेप्ट दिया गया होगा। तो वो केस था मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई केस। ये केस था, केस आपसे पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा।
लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये अपने चरम में ये चीज़ें, हमने आपको बताया इसकी शुरुआत 70 के दशक में, 1970 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, 70 के दशक में। बाद में चरम में कम पहुंची 80 के दशक में। इसकी शुरुआत फिर 1979 में होती है, यानी 80 का दशक लगभग है। तब इसमें एक केस आया था, हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य। यही केस इंपॉर्टेंट है। इसी केस से एक तरीके से PIL प्रसिद्धि प्राप्त करी। PIL ने, जनहित याचिका ने एक तरीके से प्रसिद्धि प्राप्त करी, और जनहित याचिका के बारे में लोगों का रुख बढ़ने लगा, लोगों को जागरूकता फैल गई लोगों में, और लोग इसको दायर करना चालू कर चुके थे। तो केस क्या था? हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य। ये केस था। कब किया गया था? 1979 में किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो बिहार राज्य से किया गया था। बिहार राज्य से केस किया गया था। उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे तो कौन थे? तो PN भगवती मुख्य न्यायाधीश थे। वो 17वें न्यायाधीश थे। कितने? 17वें नंबर के न्यायाधीश थे। इसीलिए उस समय इनको भारत का जन्मदाता कहा जाता है। PIL का जन्मदाता के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए कि भारत में PIL का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आप बिल्कुल भी निसंदेह इस बात को टिक लगाइएगा कि PN भगवती थे, जिनको भारत में PIL का जन्मदाता के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बिहार राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। केस कौन सा था? तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य इसका केस था। ये लगभग 40,000 मजदूरों से लेकर करके एक केस हुआ था, तो उसी से रिलेटेड ये केस है। ठीक है। तो बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कि केस कब हुआ वो याद रखना है। जन्मदाता कौन है? तो PN भगवती को माना जाता है। किस नंबर के जस्टिस थे? तो 17वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो 92वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो अपना 14 मई 2025 से कार्यकाल प्रारंभ कर चुके हैं। 14 मई 2025 से कार्यकाल प्रारंभ कर चुके हैं। तो 92वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है। ये 17वें थे जिनको भारत में जन्मदाता कहा जाता है PIL का। अब एक नाम और आपको याद रखना है। भारत में जनहित याचिका की जननी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पुष्पा कपिल हिंगोरानी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपको बता दें कि इन्होंने लगभग 100 PIL दायर करी थी। 100 PIL, सबसे ज़्यादा PIL दायर करने का रिकॉर्ड इनके पास था भारत में। इसी वजह से इनको कहा जाता है PIL की जननी। तो जन्मदाता किसको कहा जाता है? PN भगवती। और जननी किसको कहा जाता है? पुष्पा कपिल हिंगोरानी को। बिल्कुल जैसे बता रहे वैसे याद करिएगा। इसमें ज़्यादा तिकड़मबाजी करने की ज़रूरत है नहीं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। जितना आपको फैक्ट जैसे दे रहे हैं वैसे आप इसको याद करिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने आपको ऊपर समझाया भी था याचिका और जनहित याचिका में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप अपने स्तर से एक दो बार अच्छे से समझने का प्रयास जरूर करिएगा, ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो उसको आप समझा भी सकें कि नहीं सर, जनहित याचिका और याचिका में भी डिफरेंस होता है। ठीक है। याचिका क्या होती है? देखो, कोर्ट में दोनों लगाई जाती हैं। बात समझ में आई? कोर्ट में ही दोनों को दायर करा जाता है। या जो याचिका होती है निजी हित में दायर की जाती है। याचिका निजी हित में, अगर आपके अधिकारों का दुरुपयोग किया गया या आपके अधिकारों का हनन किया गया, तो आप कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। ठीक है। और इसको कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। लेकिन जनहित याचिका होती है वो लोकहित, जनहित, सरकारी योजना, गरीबों का शोषण आदि परेशानी या मौलिक अधिकारों के लिए इसे दायर किया जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन या पीड़ित समूह कोई भी व्यक्ति निजी हित में दायर नहीं कर सकता है। वो दायर करेगा किसके हित में? सार्वजनिक हित में। जन का मतलब हो गया लोगों के हित में दायर की जाने वाली याचिका होती है जनहित याचिका। ये ऊपर आपको हमने समझाया था। तो थोड़ा सा आप इस अंतर को समझने का प्रयास करिएगा, जनहित याचिका और याचिका में क्या डिफरेंस होता है। आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस चीज़ों को बहुत बिल्कुल इस तरीके से इसको लिखा है कि आप अच्छे से चीज़ें समझ पाओ। अगर हम चीज़ों को पढ़ा रहे हैं और आपके अगर समझ में ही नहीं आ रहा है तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। ठीक है। तो इसीलिए आपको कहते हैं जहाँ से चीज़ें आपको समझ आती हैं वहीं से आप चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया करिए। अगर आपको लैंग्वेज ये समझ आ रही है, चीज़ें आपके समझ आ रही हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। चलिए
अब देखिए, ये हम अब बताते हैं कि ये दायर कहाँ होगी, जनहित याचिका दायर कहाँ होगी। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि संविधान में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, संविधान में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अगर पीआईएल दायर करनी होगी तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। ये दो जगहें हैं जहाँ पे आप पीआईएल डायरेक्ट जा करके दायर कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जगह कहीं भी आप पीआईएल दायर नहीं कर सकते हैं। बस आपने ये चीज़ें समझी कि पीआईएल कहाँ पे हम लोग दायर कर सकते हैं। चलिए आगे समझाते हैं आप लोगों को कि पीआईएल किसके खिलाफ आप दायर करेंगे, किसके खिलाफ दायर करेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट तो आपके ही लिए है कि भाई पीआईएल के बारे में हमने बेसिक चीज़ें समझ लें, पीआईएल कहाँ दायर होगी और पीआईएल किसके खिलाफ दायर होगी, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो समझते हैं कि पीआईएल किसके खिलाफ हम लोग दायर कर सकते हैं। तो देखिए, यह निजी मामलों में दायर नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमने आपको बताया निजी मामलों में कौन दायर होगी, तो सिर्फ याचिका दायर होगी, ना कि जनहित याचिका। निजी मामलों में याचिका दायर होगी। पीआईएल का उद्देश्य सार्वजनिक हित की रक्षा करना होता है, न कि किसी व्यक्ति के निजी हितों की रक्षा करना होता है। ये बात आपने अच्छे से समझी। अब देख लीजिए कि पीआईएल कहाँ पे दायर होगी। देखिए, अभी हमने आपको ऊपर क्या समझाया, एक मिनट में जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि पीआईएल के बारे में हमने आपको क्या समझाया कि पीआईएल की जनहित याचिका क्या होती है, विश्व में यहाँ पे विश्व में इसकी शुरुआत कब हुई, भारत में इसकी कब शुरुआत हुई, इसके लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से केस थे, शुरुआत कहाँ से हुई, बिहार से शुरुआत हुई, जन्मदाता पीएन भगवती को कहा गया, केस कौन था, तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य था, शुरुआत 1979 में हुई। भारत में जन्मदाता पीआईएल का कौन है, भारत में पीआईएल की जननी किसको कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझी। इसके बाद समझी याचिका और जनहित याचिका में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हमने समझा कि पीआईएल कहाँ पे दायर की जाएगी, ये भी समझ लिया। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट में दायर करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको उल्टा सीधा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेस आप इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल रट जाएगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे अच्छे से समझ ली। अच्छा, आपको एक मिनट में रोक करके बता देते हैं कि ये आप जो नोट्स हैं इसके, ये कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। तो नोट्स के लिए देख लीजिए, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि नोट्स अगर इसको आप प्राप्त करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक लगा रखा है, टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में भी लिंक हमने लगा दिया है। तो आप कमेंट में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक लगा होगा, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन करिएगा, तो आप वहाँ पे आपको टेलीग्राम में पीडीएफ मिलेंगे। देखिए, इसके लिए पूरा एक बैच भी बना हुआ है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सॉल्व पेपर 15 सालों के, पूरा जीएस कॉन्सेप्ट, यूपी स्पेशल पूरा नोट्स मिलेगा और मूल विधि और संविधान का एक अलग। तो ये 4 बुकलेटें आपको मिलेंगी यूपीएसआई के लिए। अगर आप सिर्फ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन आप हटा दीजिए और ये जो 4 बुकलेटें हैं ये आपको मिलेंगे यूपी कांस्टेबल के लिए। तो ये पूरा एक नोट्स का शेड्यूल है, एक बुकलेटें हैं। आप चाहो तो जाकर के बैच आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक लगा है, आप वहां से जाकर के इन चीज़ों को देख सकते हैं, जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, क्या देख रहे थे कि पीआईएल जो दायर होगी तो वो किसके खिलाफ दायर होगी। भाई हमने सीधे बात बताई कि याचिका होती तो अपने लिए निजी हितों के लिए दायर की जा सकती थी, लेकिन ये पीआईएल है यानी जनहित याचिका है। तो जनहित याचिका यानी जन के, यानी कि जन मतलब लोगों के हित में दायर होगी, तो लोगों के हित में किन मुद्दों पे दायर होगी वो समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं तो इन चीज़ों को अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझते हुए चलेंगे कि जैसे पीआईएल दायर होगी आतंकवाद के खिलाफ, प्रदूषण के खिलाफ। ठीक है, अब मान लो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रदूषण से दिक्कत हो रही है, लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है, तो वहाँ का संगठन, ठीक है, वहाँ का समूह, वहाँ की एनजीओ एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पीआईएल दायर कर सकती है कि इन चीज़ों को सरकार ध्यान दे, इन चीज़ों को सरकार वहाँ से इन चीज़ों को हटवाने का, अतिक्रमण या प्रदूषण इन चीज़ों को कम करने के लिए योजनाएं, पॉलिसीज बनाए ताकि लोग आसानी से सहज जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है, तो इन मुद्दों को लेकर के पीआईएल दायर की जाए। जैसे गरीबों में होने वाले अत्याचार, शोषण के खिलाफ पीआईएल दायर कर सकते हैं। निर्माण संबंधी खतरों के खिलाफ, कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है बस्ती के बीच में, गांव के बीच में, या
गांव से सटे हुए क्षेत्र पे, और उससे संभावना ये है कि बिल्डिंग इन फ्यूचर गिर सकती है, या इससे बिल्डिंग बनने के बाद या बिल्डिंग में कोई ऐसा कारखाना स्थापित करा जाएगा जिससे जन समूह या जन लोग या जनहित में बहुत सारी असुविधाएं देखने को मिलेंगी, तो उसके लिए भी केस दायर करा सकता है। बाल श्रम, बंधुआ मजदूर के खिलाफ किया जा सकता है। सड़क पर विज्ञापन होल्डिंग के खिलाफ। अब सड़क पे विज्ञापन होल्डिंग का क्या मतलब है? सड़क पे विज्ञापन होल्डिंग का मतलब है कि कुछ ऐसा विज्ञापन या ऐसी होल्डिंग जिससे जन समूह जन लोगों में एक तरीके से गलत असर पड़े उस होल्डिंग उस विज्ञापन को देख करके, तो इन चीज़ों के भी खिलाफ दायर की जा सकती है। पेड़ों की कटाई, प्रदूषण आदि के खिलाफ भी दायर करा जा सकता है। रात में ऊंची आवाज़ में डीजे या गाना बजाने से भी दायर किया जा सकता है। जैसे रात में आप अधिक साउंड पे, अधिक बेस पे अगर गाना आप बजाते हैं और उससे लोगों को सोने में समस्याएं हो रही हैं, ठीक है, रात के समय में दिक्कतें हो रही हैं, तो उस केस में भी आपके PIL दायर किया जा सकता है उस संस्था के ऊपर जो इन चीज़ों को करवाने का प्रयास कर रहा है या कर रहा है। तो आपने समझा कि PIL कहाँ पे दायर की जा सकती है, ये सभी मुद्दे। अब आप कॉमन सेंस से अपने आप खुद ही सोच करके देख लीजिए कि कहाँ पे इन चीज़ों को केस दायर करने योग्य है। ठीक है, अब आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, यानी कि वहाँ पे PIL हम लोग दायर कर सकते हैं जहाँ से एक लोगों के का हित मारा जा रहा हो या लोगों के हित के विरुद्ध काम किया जा रहा हो, लोगों का हित वहाँ पे नुकसान हो रहा हो, वहाँ पे हम लोग PIL दायर कर सकते हैं। चलिए आगे कुछ हम लोग पॉइंट देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नोट में हमने इन पॉइंट को इसी वजह से मेंशन कर रखा है, क्या है कि PIL ना तो संविधान में उल्लेख है, ना ही अन्य भारतीय कानूनों में इसे परिभाषित किया गया है। तो फिर PIL कहाँ से आया? तो इसकी सिर्फ व्याख्या न्यायिक संदर्भ में ही की गई है। बस दो जगह आपको मिलता है, एक पॉइंट की अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में PIL को दायर किया जा सकता है। बस ये दो फैक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दो फैक्ट आप याद रखिएगा, इन्हीं दोनों जगह पे ये बात बताई गई है कि PIL आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इन मुद्दों को लेकर के इन जगहों से इन चीज़ों के लिए दायर कर सकते हैं, लेकिन बाकी संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। इसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है। PIL दायर करने के लिए कोई शुल्क नहीं है, यानी कि आप इसे निःशुल्क दायर कर सकते हैं। क्यों? ये जनहित की बात है, लोगों के समाज के उनके हित की बात है, तो इसलिए इसको बिल्कुल निःशुल्क सरकार ने रखा हुआ है। PIL के माध्यम से न्यायालय राज्य के कार्यों और नीतियों की जांच कर सकता है। PIL का प्रयोग मानवाधिकार की रक्षा के लिए भी किया जा सकता है। आप जानते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी चल रही हो जिसमें आपको ये लग रहा हो कि नहीं, सरकार इस पॉलिसी के आड़ में या इस पॉलिसी में जो भी काम आया है वो लोगों के हित के विरुद्ध है, या लोगों को उस पॉलिसी से हित ही लोगों का नहीं हो रहा है, तो आप जाकर के उस पॉलिसी, उस नियम, उस कानून के तहत आप PIL दायर कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, जितने भी मूल विधि की क्लासें हमने कराई हैं, बहुत ही बिल्कुल मतलब एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करी हैं। जितने बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, जो डेली क्लास देखते हैं, बड़ी मेहनत से वो चीज़ें तैयार करते हैं, कमेंट भी करते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप में, तो लगता है कि नहीं, पॉजिटिव चीज़ें हैं। बहुत ढेर सारे बच्चे इन चीज़ों को लेकर के बिल्कुल तैयार रहते हैं कि वीडियो का वेट भी करते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप परेशान न होइए, आप अगर भरोसा करके चैनल पे जुड़े हो तो हमारा भी दायित्व है कि आपके भरोसे को हम बरकरार रखेंगे, सबसे बेहतर कंटेंट देने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो आप लोग जा करके पूरा जितना भी हमने अभी तक मूल विधि कराई है, उन मूल विधि को आप अच्छे से नोट्स बना लेना। अगर नोट्स आप बना नहीं सकते हैं तो आप जा करके टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स की पूरी डिटेल नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अब ये आज की क्लास हम लोगों की कंप्लीट होती है। अब आप अगला टॉपिक हमें मेंशन कर दीजिएगा कि सर इस टॉपिक पे बना दीजिए वीडियो। मूल विधि हम आपके धीरे धीरे इसी तरीके से कंप्लीट कर देंगे।
फॉर्म आपका अभी फॉर्म के लिए न्यूज भी आई है कि फॉर्म आपका इसी मंथ चालू होने वाला है। तो जैसे ही आपका फॉर्म चालू हो जाएगा, चीज़ें क्लासें स्पीड से और कराई जाएंगी, आपका कोर्स विधिवत कंप्लीट कराया जाएगा जीएस का पूरा। इस जीएस रिव्यू चैनल में आपका कंप्लीट जीएस कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। आपको इसके अलावा कहीं से भी बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भरोसा इस बात का आप रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक आप लोग वीडियो देखिए और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।